देखिए, आज की क्लास में हम आपको आर्टिकल का ही चैप्टर में जो शेष बचा हुआ भाग है उसको सामने लेकर आए हैं और बहुत अच्छा मैटर सब है। इसमें थोड़ा गंभीरता से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है और उसको गौर से पूरे वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट, बिल्कुल सटीक है और ये हर एक कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है। और जो फिलहाल आप कोई इंटरमीडिएट या और कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर से, तो उसमें ये निश्चित रूप से कामयाब होगा, इसलिए इसको आवश्यक रूप से देखिएगा। इसमें कहता है द यूजेज ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द का प्रयोग क्या लिखा है? जब किसी नाउन की व्यापकता सीमित अर्थ में व्यक्त की जाती है तब उसके पहले द लगता है। जब किसी नाउन की व्यापकता सीमित अर्थ में व्यक्त की जाती है, जैसे एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, मैन इज मॉर्टल। यहाँ व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। आदमी मरणशील होता है। ऐसे नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जब उसका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। और देखिए, व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। आदमी को मरने नहीं लगता। हाँ, तो देखिए इसमें जो है मैन इज मॉर्टल है, आदमी मरणशील होता है। आदमी एक जगह मरणशील, एक जगह के लिए नहीं कहा जा रहा है। संपूर्ण भूमंडल पर जहाँ तक मानव जाति है उस सभी के लिए संबोधन हो रहा है कि उसका यही गुण है कि वह मरणशील होता है। अमर होकर के कोई नहीं आया है, सब दिन जीने वाला कैसे कोई भी नहीं है। तो इस यहाँ एक शब्द कहने का मतलब है व्यापक अर्थ। यह व्यापक अर्थ लेकर के इस सेंटेंस में इस नाउन का प्रयोग किया गया है। तो मैन इज मॉर्टल, अब इसी का नाम हुआ व्यापकता। अगर किसी नाउन की व्यापकता को सीमित कर दिया जाता है और उसका सीमित अर्थ में किसी स्थान विशेष या खास व्यक्ति विशेष के ऊपर यह निरूपित किया जाता है या उसके बारे में कहा जाता है, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जो सभी जगह के मानव जाति के लिए प्रयुक्त नहीं होता। वह जिसके बारे में कहा जाता है वो मात्र उसी के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो उसी अर्थ में यहाँ कहा जा रहा है द मैन हु इज टॉल इज माई फ्रेंड। यहाँ देखिए, जो आदमी लंबा है वह मेरा मित्र है। तो यहाँ जो आदमी मेरा मित्र है, जो आदमी लंबा है, यहाँ कौन आदमी के बारे में? सभी आदमी के लिए तो नहीं कहा जा रहा, केवल उस व्यक्ति के लिए जो मेरा मित्र है। तो अपने मित्र मात्र के लिए ये आदमी शब्द का प्रयोग, मैन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सीमित अर्थ इसी का नाम हुआ, जो एक छोटे या खास एक व्यक्ति विशेष के लिए संबोधित किया गया है। तो इस अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इससे आप इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी भी शब्द का व्यापक अर्थ नहीं, उसके अर्थ को सीमित अर्थ में जब रूप में जब प्रयोग किया जाता है तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यही कहना है। द मैन, यहाँ देखिए सेंटेंस स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ द मैन हु इज टॉल इज माई फ्रेंड। जो आदमी, द मैन हु इज टॉल, जो आदमी लंबा है वह मेरा मित्र है। द बेड इन द कॉर्नर इज माइन, मतलब कोना में, घर के किसी खास ठिकाने में यानी कोना में जो बेड है वह मेरा है। दैट द स्कूल वेयर आई वाज रीडिंग, दैट इज होगा, दैट इज द स्कूल वेयर आई वाज रीडिंग। यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ किस स्कूल के बारे में कह रहा हूँ? दैट इज द स्कूल, वह वही स्कूल है जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था। तो ये खास स्कूल के बारे में जिसमें आप पढ़ रहे होंगे उस स्कूल के बारे में यह कहा जा रहा है। तो यहाँ खास या सीमित अर्थ में इस नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब देखिए, तो इसको तो समझ गए होंगे। सीमित अर्थ, ये चूंकि इसमें प्रायः गलती लोग करते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। पानी ठंडा होता है। इसमें एक बात और सुन लीजिए, अगर कोई पूछे ट्रांसलेशन कि पानी ठंडा होता है, उसको कैसे बनाइएगा? वाटर इज कूल। कैसे कहेंगे? वाटर इज कूल। देखिए
इसी में अगर हम कहेंगे पानी ठंडा है, इसका मतलब होता है पानी ठंडा होता है, पानी ठंडा होता है, कि व्यापक अर्थ हुआ। इसका अर्थ ये जो है व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया। अगर हम इस होता को हटा देते हैं, अगर हम इस होता शब्द को हटा देते हैं, केवल लिखते हैं पानी ठंडा है, तब उसका कैसे ट्रांसलेशन बनेगा? सीधे बनेगा द वाटर इज कूल, द वाटर इज कूल। ध्यान से देखिए, सेंटेंस बहुत छोटा है, पानी ठंडा होता है ऊपर वाला लाइन में है, जिसका ट्रांसलेशन ऊपर दिया हुआ है। यहाँ बनेगा वाटर इज कूल, यानी होता है शब्द उसके स्वाभाविक गुण को बतला रहा है, जो व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। सभी जगह के पानी का यही लक्षण होता है कि वह ठंडा होता है, इसलिए होता शब्द से यही भाव प्रकट होता है, इसीलिए इसको व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया मानेंगे और उसके पहले द नहीं लगेगा। अब हम कहेंगे पानी ठंडा है, पानी ठंडा है कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस पानी के बारे में कह रहे हैं, या जिस पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस पानी पर हमारी दृष्टि पड़ी, उस पानी मात्र के लिए हम कह रहे हैं कि पानी ठंडा है। तो वहाँ पर उसका सीमित अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसीलिए पानी ठंडा है का ट्रांसलेशन होगा द वाटर इज कूल। यहाँ द लगाकर बनाना है और इसमें द नहीं लगेगा, क्योंकि ये व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वाटर इज कूल ये सीमित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए इसके पहले द लगा करके द वाटर इज कूल। अब यही बात यहाँ कही गई है कि सीमित अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है उसके पहले द, व्यापक अर्थ में द नहीं लगता। अब तो आप ट्रांसलेशन के माध्यम से भी और इसके माध्यम से भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे देखिए, यह है तुलना या विरोधाभास, कंट्राडिक्शन के अर्थ में द लगता है। तुलना किसी वस्तु से की जाती है या उसका विरोधाभास या विरोधी स्वभाव या विरोधी गुण या विरोधी एक्टिविटीज को दर्शाया जाए अगर किसी वाक्य के द्वारा, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द मोर ही अर्न्स द मोर ही एक्सपेंसेस, मोर ही एक्सपेंसेस, वह जितना कमाता है उतना कमाता है। यहाँ देखिए, एक तरफ उतार चढ़ाव की बात है, एक तरफ कमाने की बात कही जा रही और दूसरी तरफ उसके खर्च करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ विरोधाभास प्रकट करना हुआ, एक दूसरे दिशा में जा रहा, दूसरा कार्य उसका दूसरे दिशा में जा रहा है, तो ये एक दूसरे का विरोधी भाव यहाँ भाव व्यक्त किया जा रहा है। तो इसी भाव को कंट्राडिक्शन कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं। तो विरोधाभास प्रकट करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जिसे द मोर ही अर्न्स द मोर ही एक्सपेंसेस, द मोर द मंकी क्लिम्स द पोल द मोर ही स्लिप्स डाउन। बंदर पेड़ पर या पोल या खंभा पर जितना चढ़ता है उतना फिसलता है। एक तरफ वो चढ़ने की बात हो रही है और दूसरे तरफ फिसलने का, तो यहाँ विरोधाभास है, एक दूसरे का विपरीत कार्य हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कंट्राडिक्शन कहेंगे। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ये मोर के पहले द का प्रयोग होता है। फिर देखिए, द सूनर ही केम द लेटर ही वेंट, वह जितना सवेर आता है, जितना जल्दी आता है, उतना विलम्ब से जाता है। तो एक तरफ जल्दीबाजी है और दूसरी तरफ विलम्ब होने की बात है। तो यहाँ भी वही बात है कि यहाँ विरोधाभास प्रकट करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। चलिए ये हो। आगे देखिए, किसी इन्वेंशन या व्हीकल के व्यावहारिक नाम के पहले द लगता है। किसी इन्वेंशन या कोई व्हीकल मतलब गाड़ी या सवारी कोई होती है, उसका जो व्यावहारिक नाम होता है, चाहे सवारी तो नहीं, कोई भी इन्वेंशन के अंतर्गत आता हो। अब जैसे मोबाइल चल गया, तो मोबाइल तो सब मोबाइल को कहेंगे, मोबाइल फोन तो सबका नाम है, लेकिन उसमें सबका अपना अपना कॉमर्शियल नेम होता है। तो उस लोग जो उसका व्यावहारिक नाम उसी को कहते हैं, उसका जो कॉमर्शियल नेम होता है, हर मोबाइल एगो कोई नोकिया होता है तो कोई जियो होता है, अलग अलग किस्म का मोबाइल होता है। तो उसका जो कॉमर्शियल नाम होता है, व्यावहारिक नाम है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, यही कहना। उसी तरह से ये गाड़ी के बारे में बता रहे हैं, द राजधानी एक्सप्रेस, यहाँ इसका कॉमर्शियल नाम या इसका खास नाम है गाड़ी का। सभी गाड़ी को हम द नहीं राजधानी नहीं कह सकते हैं। द गरीब रथ,
यहाँ इसका खास नाम है द राफेल विमान, जिस विमान का उपयोग युद्ध में किया जाता है, युद्ध करने के लिए लाया गया है अपने देश में, द राफेल, उसी के लिए है। तो देखिए ये सभी राफेल, सबका नाम राफेल नहीं हो सकता। ही ऑलवेज सफर्स इन द वंदे भारत, वह हमेशा वंदे भारत मतलब वंदे भारत ट्रेन है, उस ट्रेन से सफर करता है। तो यहाँ देखिए सभी व्यवहारिक नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे देखिए, द पोजीशन ऑफ थिंग के पहले द लगता है, किसी वस्तु के स्थान। पोजीशन ऑफ थिंग का मतलब होता है, पोजीशन में स्थान होता है। तो जब कोई वस्तु कहीं कहाँ पर रखी हुई है या उसकी स्थिति कहाँ है, किस जगह वह वस्तु है, उसके निर्दिष्ट स्थानों को बताने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे द कॉर्नर, द डोर, द रूफ, द बरामदा, द अप, द डाउन, द डाइनिंग हॉल, द बेडरूम। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये घर के आसपास के, या आप ऑफिस में ही रहें या जहाँ कहीं, उसका जो निर्दिष्ट स्थान होता है, निकटतम जो लोकेशन होता है, उस लोकेशन का विभिन्न नाम होता है, तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे ही इज स्लीपिंग इन द बेडरूम, वह बेडरूम में सो रहा है। वह क्या कहेंगे, वह बेडरूम में सो रहा है, तो वहाँ उसका एक खास निर्दिष्ट स्थान है या एक लोकेशन या पोजीशन हुआ घर का, तो यहाँ उसके पहले द लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्लीज वेट इन द डाइनिंग हॉल, कृपया डाइनिंग हॉल में, भोजन गृह में कृपया प्रतीक्षा करें। द बुक इज केप्ट इन द कॉर्नर, बाइसाइकिल इज केप्ट इन द कॉर्नर, साइकिल एक कोना में रखी हुई है। यहाँ देखिए, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वह कहाँ खड़ा है, वह दरवाजे के पास खड़ा है, तो वहाँ स्थान का बोध करा रहा है। आगे देखिए, यहाँ द रूफ, मोहन इज वॉकिंग या मोहन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, मोहन छत पर खड़ा है। द बरामदा, एक चेयर इज केप्ट ऑन द बरामदा, बरामदा पे एक कुर्सी रखी है। द अप, द डाउन, इसी तरह से इसका प्रयोग किया जाता है आर्टिकल द का, जो किसी खास स्थान का बोध कराता है। पोजीशन ऑफ प्लेस, पोजीशन ऑफ प्लेस, पोजीशन ऑफ थिंग, जो भी कहिए उसके लिए। आगे देखिए, जब किसी कॉम्परेटिव डिग्री से सिलेक्शन का बोध हो तो उसके पहले द लगता है। कॉम्परेटिव डिग्री, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कल हम बताए हुए थे, कल के क्लास में जो पार्ट 5 में आया है कल का जिक्र, तो उसमें बताए हुए थे डिग्री को हम थोड़ा डिटेल में। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो होता है, जो एक व्यक्ति के साथ किसी और की तुलना की जाती है तो उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे स्वीट, मीठा। अब जब दो के बीच तुलना की जाती है तब उसको हम कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। तो स्वीट का हो जाएगा स्वीटर, स्वीट में ER लगा देने से स्वीटर बन जाता है, जो कॉम्परेटिव डिग्री है। और उसके अंत में, स्वीट के अंत में EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, जिसका 2 से अधिक लोगों के बीच तुलना करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि कल हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एक बार इस विषय पर चलना है कि इसका नाम जो कॉम्परेटिव डिग्री है, तो जब 2 वस्तु या 2 व्यक्ति के बीच कोई कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना, उससे सिलेक्शन का बोध प्रकट होता है, सिलेक्शन का भाव प्रकट होता है, तब उसमें कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है। नियम तो ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, परंतु कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, इसमें नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब उसी कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग वाक्य में 2 वस्तु या 2 व्यक्ति या 2 स्थानों के सिलेक्शन के अर्थ में किया गया हो उसका प्रयोग, तब उस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले के आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे यू आर द टॉलर ऑफ द टू, यू आर द टॉलर ऑफ द टू, तुम
दोनों में लंबे हो, दोनों में तुम लंबे हो। यहाँ एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, दो व्यक्ति है, उसमें एक को कहा जा रहा है, यू आर द टॉलर ऑफ द टू, रीता इज द बेटर ऑफ द टू। मान लीजिए रीता है और उसके साथी है कोई, और वो दोनों के बीच कंपैरिजन भी हो रहा है, और उसमें से एक को सिलेक्शन भी किया जा रहा है, चुना भी जा रहा है, इसमें सबसे श्रेष्ठ या कोई खास गुण में आगे कौन। तो यहाँ देखिए, रीता इज द बेटर ऑफ द टू, रीता दोनों में बेटर है, रीता दोनों में उत्तम है, मतलब बेहतर है। बेटर है या कॉम्परेटिव डिग्री है, यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री पर रीता का प्रयोग किया गया है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। सिलेक्शन के अर्थ में कॉम्परेटिव डिग्री पहले द का प्रयोग होता है, अन्यथा और जगह कॉम्परेटिव अर्थ में द कॉम्परेटिव का प्रयोग के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। आगे देखिए, डायनेस्टी, राजवंशों के नाम के पहले द लगता है। बहुत सारे राजवंश हमारे देश में प्राचीन काल से होते गए हैं, उनमें से कुछ राजवंशों का नाम आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे। यहाँ भी हम कुछ का एग्जाम्पल के रूप में जिक्र किए हैं। द मुगल डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। पहले जो राजा लोग हुआ करते थे तो उसके वंशज के नाम पर उसका राज्य का नाम रखा जाता है, उसके राज्य के अंदर उस शासक, चूँकि वहाँ उस समय जो था राजतंत्रात्मक शासन पहले ज़माने में हमारे देश में था, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत उसी एक ही वंश से सरकार बना करते थे, राजा हुआ करते थे, तो उस वंश का नाम रख दिया जाता था खास विशेष कोई राजा के, उसी में जो महान राजा होते थे उसी के नाम पर या कोई और भी नाम दे करके उस राजवंश का नाम रखा जाता था, उसी का नाम होता है राजवंश, उसी को इंग्लिश में कहते हैं डायनेस्टी। तो पहले ज़माने में जो डायनेस्टी राजवंशों का नाम उसके खास नाम से रखा जाता था, उसी को राज तो कहता है। तो उस राजवंशों के नाम जो है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग, जैसे राजवंश के नाम पर द मुगल डायनेस्टी, मतलब मुगल राजवंश, द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश या मौर्य राजवंश, द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश। आगे देखिए, द मौर्य डायनेस्टी, वही चीज दोबारा आ गया है, इसको एग्जाम्पल हम सेंटेंस द्वारा बना कर दिखाए हैं यहाँ पर। द मौर्य डायनेस्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री, मौर्य राजवंश पूरे देश में शासन किया, मौर्य राजवंश ने पूरे देश भर में शासन किया। तो यहाँ द मौर्य डायनेस्टी के द्वारा देख लीजिए कि वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी राजवंश का प्रयोग किया जाता है उसके पहले द का प्रयोग होता है, कोई भी राजवंशों के नाम के पहले द लगता है, यही चीज है। अगला देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, जिसको इंग्लिश में हिंदी में राजनीतिक दल कहते हैं, राजनीतिक दलों के नाम के पहले द लगता है। जितना भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सभी पार्टियों के नाम के पहले द लगता है। देखिए, द यूनाइटेड जनता दल, यहाँ द जनता पार्टी, द कांग्रेस, द बीजेपी, द एनडीए गवर्नमेंट। यहाँ सेंटेंस द्वारा एक कोशिश की बनाने का, द एनडीए गवर्नमेंट फेयरली रूल्स, फेयरली रूल्स मतलब होता है एनडीए सरकार अच्छी तरह शासन करती है, एनडीए सरकार अच्छी तरह या अच्छी शासन कर रही है या करती है। तो इस अर्थ में एनडीए के पहले जो एक पार्टी या अलायंस पार्टी के संगठन को एनडीए कहते हैं, तो वह भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ ही है संस्था, तो उसके पहले द का प्रयोग किया। इसके ऊपर जितने भी लिखे गए हैं ये सभी राजनीतिक दल हैं और उस राजनीतिक दल के नाम के पहले लगाया गया। जैसे यूनाइटेड पार्टी हैज अर्नड सो मेनी पोल्स दिस ईयर इन द इलेक्शन, मतलब वह यूनाइटेड पार्टी जो है, द यूनाइटेड पार्टी ने इस वर्ष अधिक से अधिक मत प्राप्त किया है। तो आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब संप्रदाय जो होता है, धर्म पंथ को संप्रदाय कहते हैं, धर्म पंथ को क्या कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, कोई कबीर पंथ के होते हैं, कोई जैन धर्म को मानने वाले, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, ईसाई, तो अलग अलग धर्म के मानने वाले थे, उसको संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय को कल्ट भी कहते हैं इंग्लिश में,
तो संप्रदाय या पंथों के नाम के पहले द लगता है। ये सब जितने भी सांप्रदायिक शब्द हैं उनके पहले द लगता है। जैसे हिंदू, द हिंदूस, द मुस्लिम, द सिख, द जैन एक्सेट्रा। तो ये सभी जितने भी सांप्रदायिक शब्द हैं जो धर्म से जुड़े हुए समूहवाची शब्द हैं, जो संप्रदाय के शब्द कहलाते हैं, इन पंथों के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। वाक्य द्वारा एक तो देखिए, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज लिव इन इंडिया। भारत में बड़े तादाद में हिंदू लोग रहते हैं। भारत में बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते हैं, निवास करते हैं। देयर इज नो मोर पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियन इन इंडिया। भारत में क्रिश्चियन की अधिक संख्या नहीं है। all the cult in India, such as the Hindus, the Muslim, the Sikh, the Jain, live together without any friction। हमारे देश में सभी संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम आदि सिख, बिना किसी संघर्ष के एक साथ रहते हैं, बिना किसी फ्रिक्शन के एक साथ रहते हैं। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में भी इसका वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे शब्दों का जिसमें आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, सब कास्ट, जिसको हम उपजाति कहते हैं, अलग, सबका अलग अलग जाति होती है। उन जातियों में भी एक उपजाति होती है। उपजातियों के नाम के पहले द लगता है। उपजाति में देखिए, जैसे द राजपूत, द ब्राह्मण, द यादव, द मिश्रा एटसेट्रा। तो ये सभी जितने भी मतलब जाति सूचक शब्द हैं, उन जाति सूचक शब्दों के नाम के पहले भी द लगता है। इसको सब कास्ट या जाति, उपजाति कहा जाता है। जैसे द ब्राह्मण आर गुड एट संस्कृत, द ब्राह्मण आर गुड एट संस्कृत, ब्राह्मण लोग संस्कृत में अच्छे होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ द यादव have a large number of cattle। दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, there are many people of the Rajput are in government job। तो इसमें देखिए, जैसा भी किसी भी तरह से आप एग्जाम्पल में इसको ला सकते हैं, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं एग्जाम्पल मात्र के लिए कर रहे हैं, ये किसी खास जाति विशेष के लिए हम वर्णन या उसकी खास बात हम नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान रखिए, एग्जाम्पल में हमको जो जरूरी लग रहा है उस हिसाब से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं समझाने के लिए। तो किसी भी सब कास्ट के लिए जाति के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। फिर देखिए, जिस नाम से किसी निर्दिष्ट निर्धारित या वस्तु या स्थान का बोध, जिस नाउन से किसी निर्दिष्ट स्थान या कोई निर्धारित स्थान या कोई निर्दिष्ट वस्तु या कोई निर्धारित वस्तु का बोध हो, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आई वांट टू सी द प्रिंसिपल, यहाँ आपका निर्धारित स्थान या निर्दिष्ट वस्तु कौन है, तो कोई व्यक्ति है, प्रिंसिपल है, जिसे आप मिलना चाहते हैं, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आई वांट टू सी द प्रिंसिपल। He went to buy the ticket। आपको आपका निर्दिष्ट वस्तु कौन सा चीज है, आपका अभीष्ट वस्तु क्या है जिसके लिए आप जाते हैं या गए हैं, तो यहाँ टिकट है, तो उस टिकट के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। He went to buy the ticket। फिर देखिए, go to the post office, पोस्ट ऑफिस जाओ and post the letter, और पोस्ट ऑफिस जाओ और पत्र को डाल दो, पोस्ट में पत्र को डाल दो। तो गो टू द पोस्ट ऑफिस, यहाँ जाने का निर्दिष्ट स्थान क्या है, पोस्ट ऑफिस, तो उसके पहले द का प्रयोग किए हैं। आपका निर्दिष्ट कार्य क्या है, तो वो पोस्ट लेटर पोस्ट करना, डाकघर में चिट्ठी छोड़ना, तो यहाँ पोस्ट द लेटर, तो उसके पहले भी द लगाए। इसी का नाम हुआ निर्दिष्ट स्थान या निर्दिष्ट वस्तु, या जो आपके लिए अभीष्ट हो, जिस कार्य के लिए आप कहीं पहुंच रहे हैं या जा रहे हैं। एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी कई भेद होते हैं। उसमें से एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल एडजेक्टिव जो होता है उसके एग्जाम्पल होते हैं फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, नेक्स्ट,
तो ये सब जो कार्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाले हैं, दैट विच एक्सप्रेस द रैंक ऑर्डर ऑफ द थिंग, इसमें जैसा कहता है परिभाषा के रूप में, जो किसी वस्तु या वस्तु स्थान के रैंक को दिखलाता है उसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकंड, द नेक्स्ट। देखिए यहाँ द नेक्स्ट, द मिडिल, ये सब स्थान एक रैंक के रूप में दर्शाने वाला शब्द है जो कार्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। और ऐसे शब्दों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये कभी भी प्रयोग करेंगे आप उसमें द अवश्य लगना चाहिए। एग्जाम्पल द्वारा, रामू इज द फर्स्ट बॉय इन द रेस। कोई दौड़ होती है, प्रतिस्पर्धा हुई दौड़ की, उसमें कहा गया कि रामू इज द फर्स्ट बॉय इन द रेस। दौड़ प्रतियोगिता में रामू प्रथम लड़का है। तो यहाँ फर्स्ट का मतलब होता है, ये एक कार्डिनल एडजेक्टिव है और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द नेक्स्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद है नदियों के नाम के पहले ता लगता है। जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बहुत सी नदियां हैं, द गंगा, द यमुना, द रावी, द गंडक, द कोसी एक्सेट्रा। ये सब अनेक नदियां हैं, उन सभी नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और जब भी आप सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हुए नदियों शब्द का प्रयोग करेंगे इंग्लिश में। जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा पवित्र नदी है। द कोसी रिवर फ्लोज इन बिहार, कोसी नदी बिहार में बहती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज वेरी लॉन्ग वन, ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी बहुत लंबी नदी है। तो इस तरह आप किसी भी नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में पार्ट 6 के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ाए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये तो और भी लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे तो सब है, एक दूसरे से किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फुल वीडियो देख लीजिए। तो हमको लगता है कि और भी दोबारा आर्टिकल के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम यथासंभव वही कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने वही प्रस्तुत करने जा रहे हैं सब दिन, कि अधिक से अधिक मैटर आपके सामने कम समय में और कम शब्दों में उपस्थित हो जाए, ताकि आप कम समय में ही इसको अच्छी तरह से आत्मसात कर सकेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए रामबाण का काम करने वाला ये सभी चैप्टर है। और आशा है कि आप इसको अवश्य पढ़ेंगे और फुल वीडियो देखकर ही इसको समझ सकते हैं, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे की क्लास में हम फिर आपको आर्टिकल के संबंध में ही और बहुत कुछ बाकी है इम्पोर्टेंट बातें, उसको लेकर के हम अगले दिन की क्लास में पेश होंगे आपके सामने। और आज जहाँ तक पढ़ाए हैं इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज बस इतना ही, अगले दिन के इंतज़ार में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।